नई बहू का पहला दिन। सुमन अपने 3 बेटे, एक बेटी, 2 बहू और पति के साथ रहा करती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, पर फिर भी उसके घर का बंटवारा नहीं हुआ था और सुमन का जॉइंट परिवार था। तो वहीं दूसरी ओर सुमन का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राकेश था, उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि राकेश अनपढ़ था। इसलिए घर का हर एक सदस्य उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव किया करता। ऐसे ही एक दिन सुमन की बेटी कसक ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और राकेश के हाथों में अपना बैग थमाकर उसे कहती है, राकेश, आज तू मुझे कॉलेज छोड़ने चलेगा। कसक तो पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना, राकेश हमेशा मेरे साथ ऑफिस जाता है। अगर वो तुझे छोड़ने के लिए चला गया तो मेरी कार ड्राइव कौन करेगा? अब दोनों भाई बहन सुबह शाम बस चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहो। आज राकेश किसी का काम नहीं करेगा। राकेश, राशन खत्म हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद तो मेरे साथ राशन लेने चलना। जी भाभी। भगवान ने कितना अच्छा देवर दिया है मुझे। भगवान करे ऐसा देवर सबको मिले। नेहा राकेश के मुंह पर तो उसकी तारीफ करती है, पर पीठ पीछे उसके अनपढ़ होने का उतना ही मजाक उड़ाया करती थी। राकेश के अपने सगे भाई बहन भी उसकी इज्जत नहीं करते, तो भाभी कहाँ से करती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कसक को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आते हैं। नेहा बहू, काजल बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? और कसक को अच्छे से तैयार कर दिया है ना तुम दोनों ने? हाँ माँ जी, सारी तैयारियाँ हो चुकी है और कसक भी तैयार हो चुकी है। बस लड़की वालों के आने का इंतज़ार है। लड़के वाले भी आ चुके हैं, रोड पर खड़े हैं। उन्हें हमारी गली कौन सी है समझ में नहीं आ रहा। राकेश, एक काम कर, जल्दी से जा और लड़के वालों को लेकर आ। और हाँ, उनके सामान को उठाकर घर में ले आना। पता चला मेहमान खुद सामान उठाकर ला रहे हैं। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, मैं सब समझ गया। मैं बस अभी जाता हूँ। और देवर जी, आकर घर में मत बैठ जाना। पता चला बिना कुछ किए मुफ्त का खाना खा लिया है। घर में और भी बहुत काम है, हमारे साथ पहले वो काम करवा लेना, ठीक है? अब जल्दी जाओ और जल्दी से आओ, चलो। राकेश अब जल्दी से लड़के वालों को लेने जाता है। कुछ ही दिन में मेहमान घर में आ जाते हैं, पर बेचारे राकेश को घर में आकर भी आराम नहीं था। वो तो घर के कामों में लगा रहता है। राकेश को इतना काम करता देखकर लड़के वालों को लगता है कि राकेश उनके घर का नौकर है। वैसे सुमन बहन, आपके घर का नौकर सच में बहुत अच्छा है। उसने हमें एक भी सामान उठाने नहीं दिया। बेचारा बच्चा अकेले ही सब लेकर आया और आते ही फिर घर के कामों में लग गया। आजकल के ज़माने में इतना वफादार नौकर कहाँ मिलता है। उस औरत की बात सुनकर सुमन की दोनों बहू और बेटे हंसने लगते हैं, पर यह देखकर सुमन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी होने वाली समधन से कहती है, बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राकेश हमारे घर का नौकर नहीं है, वो मेरा सबसे छोटा बेटा है। क्या? छोटा बेटा? और उसकी ये हालत, वो भी अपने ही घर में? माफ़ करना बहन जी, पर मुझे लगा कि वो इस घर का नौकर है। जिस तरह से घर के सभी लोग उसे ऑर्डर दे रहे थे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं आंटी जी, सबको ये गलत फहमी हो जाती है। आखिर हमारे देवर जी की हैसियत कुछ ऐसी है। बहू, आप लोग बैठे क्यों हैं? कुछ लीजिए ना। और बहू, तुम खड़ी क्या हो? सारा काम क्या राकेश ही करेगा? अब जाओ, जाकर मेहमानों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। सुमन अपनी बहुओं को आंख दिखाकर वहाँ से भगा देती है, पर सुमन के घर का ऐसा वातावरण देखकर घर आए मेहमानों को इस रिश्ते से ऐतराज़ हो जाता है और वे लोग बहानेबाजी करके वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से कसक का रिश्ता नहीं हो पाता और इसका दोष कसक अपने छोटे भाई राकेश पर मलती है। अनपढ़ कहीं के, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तेरे। और माँ, जब लड़के वालों ने इसे नौकर समझा तो आपको क्या जरूरत थी ये कहने की कि ये मेरा छोटा भाई है? नौकर बनकर ही रहने देते ना इसे। इसकी वजह से इतना अच्छा आया मेरा रिश्ता भी टूट गया। माँ जी, कसक बिल्कुल सही कह रही है। एक तो आपका ये नालायक बेटा अनपढ़, ऊपर से इसकी हरकतें नौकरों वाली। अरे आज के दिन तो ये ढंग के कपड़े पहन सकता था ना। हाँ माँ, आप मानो या ना मानो, कसक का रिश्ता इस नालायक की वजह से ही टूटा है। मेरी मानो तो अगली बार जब कसक के लिए रिश्ता आए तो इसे अलग ही रखना। गलती हो गई हमसे जो हमने इसे लड़के वालों से मिलवा दिया। सुमन के बच्चे अपने ही छोटे भाई को भला बुरा कह रहे थे और सुमन चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी।
वो चाहकर भी कुछ नहीं बोलती, तो वहीं दूसरी ओर राकेश भी अपने दर्द को किसी के सामने नहीं रख पाता और रसोई में जाकर छुप छुप कर रोता है और रसोई में ही ज़मीन पर सो जाता है, क्योंकि कपड़ों की तरह घर वालों ने राकेश को कमरा भी नहीं दिया था। राकेश की ऐसी हालत देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपने छोटे बेटे को ना पढ़ा लिखा कर। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी उदास क्यों हो? रिश्ता ही तो था, नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपनी कसक बिटिया के लिए इससे भी अच्छे घर का रिश्ता आ जाएगा। हमारी बेटी बहुत होशियार है। मैं कसक के लिए परेशान नहीं हूँ। ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा कोई रिश्ता हो जाएगा। मैं परेशान अपने बेटे राकेश के लिए हूँ। उसके अपने सगे भाई बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जैसे वो सौतेला हो या फिर इस घर का नौकर। हमारे बेटे को आज तक कुछ नहीं मिला। वो अपने हक हिस्से के प्यार से हर चीज से वंचित रह गया और इन सब के दोषी हम हैं, हम। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों बोलती हो? हमने राकेश का भी तो एडमिशन करवाया था। अपने बाकी बच्चों की तरह हमने उसे भी पढ़ाना चाहा था, पर वही नहीं पढ़ना चाहता था। उसने खुद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या आपको सच में लगता है कि राकेश पढ़ना नहीं चाहता था? आप चाहे कुछ भी कहो, पर गलती हमसे हुई है। जब आपका बिजनेस डूबा तब हम अपने किसी भी बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे थे और हमारे किसी भी बच्चे ने हमारी मजबूरी नहीं समझी। पर राकेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आपके साथ छोटी सी उम्र में ही काम करने लगा और इसका नतीजा ये निकला कि हमारा सबसे छोटा बेटा अनपढ़ रह गया और हमारे बाकी बच्चों ने तरक्की कर ली। और शायद इसीलिए हमारे बाकी बच्चे हमारे राकेश के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। इतना बोलकर सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। सुमन की आंखों में आंसू देखकर दिलीप को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप सो जाता है। पर आधी रात को दिलीप की आंख खुलती है और जब वो पानी लेने के लिए रसोई घर में जाता है तो वो देखता है कि उसका बेटा ज़मीन पर बिना कुछ बिछाए लेटा हुआ है। अपने बेटे को ज़मीन पर गर्मी में सोता देख अब दिलीप को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सुमन, तुम सही कह रही थी। हमने अपने बेटे राकेश के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाह कर भी उसे उसका हिस्सा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बाकी बच्चे उसकी ज़रा भी कद्र नहीं करते। हे भगवान, मेरे बेटे की खुशियाँ अब तेरे हाथ में है। सुमन अपने बेटे को उसके हिस्से का हक दिलाना चाहती थी, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सुमन और दिलीप खुद अपने बेटे और बहू के भरोसे पल रहे थे। समय यूं ही बीतता है और कसक की शादी हो जाती है और कसक के जाने के बाद नेहा और काजल अपने पतियों के साथ मिलकर राकेश के साथ और भी बुरा व्यवहार करते हैं। दीदी क्या करूँ, रात का खाना फिर से बच गया। कल भी खाना फेंकना पड़ा था, लगता है आज भी खाना फेंकना पड़ेगा। अरे काजल, तो पागल हो गई है क्या? खाना फेंकने की क्या ज़रूरत थी? ये सांड किस दिन काम आएगा? क्या ज़रूरत है इसे ताज़ा खाना खिलाने की? कल से घर में बचा हुआ बासी खाना इस गेंडे को दे देना। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब क्या था, काजल घर का सारा बचा हुआ बासी खाना राकेश को खाने के लिए दे देती है। राकेश जब खाने में बासी खाना देखता है तो वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी, ये तो रात का खाना है, आज खाना नहीं बनाया क्या घर में? माफ़ करना देवर जी, खाना ख़त्म हो गया। और वैसे भी अगर सब ताज़ा खाना खाएंगे तो रात का बचा हुआ कौन खाएगा? अब रोज़ रोज़ खाना फेंक तो नहीं सकते ना। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ सुमन और दिलीप अपनी आंखों से देखते हैं और ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। दिलीप तो कुछ नहीं कहता, पर सुमन अपने बेटे के साथ ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या है? जब घर में सब ताज़ा खाना खा रहे हैं तो राकेश के लिए बासी बचा कुचा खाना क्यों? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि आपका लाडला दुलारा बेटा कुछ काम धंधा नहीं करता। ये घर हमारे पतियों के पैसों से चल रहा है। और माँ जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। आज से पहले तो आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आज आपकी ममता कहाँ से जाग पड़ी। जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए माँ जी। बहू, तुम सब जो कर रहे हो ना राकेश के साथ, वो अच्छा नहीं कर रहे। भगवान सब देखता है।
भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब उसकी लाठी बोलती है ना तो अच्छे अच्छे लोग रास्ते पर आ जाते हैं। मेरा बेटा चुपचाप तुम लोगों का अत्याचार सहता रहता है, पर उसकी बीवी नहीं सहेगी। माँ जी, एक अनपढ़ इंसान से कौन सी पढ़ी लिखी लड़की शादी करेगी? जैसा आपका बेटा है वैसे ही आपकी होने वाली बहू भी आएगी। नेहा और काजल राकेश का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। सुमन जाकर भी अपने बहुओं को नहीं रोक पाती। अब समय यूं ही बीतता है और राकेश के लिए लड़की देखी जाती है। नेहा और काजल पूरी कोशिश करती हैं कि राकेश की शादी उसी की तरह किसी बेवकूफ़ लड़के से हो, पर अफसोस काजल और नेहा जिस लड़की को बेवकूफ़ समझकर राकेश की शादी करवाती हैं, वो लड़की तो पढ़ी लिखी और तेज़ तर्रार निकलती है, जो अपने ससुराल में आकर देखती है कि उसके पति के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की जा रही है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? हमारी प्यारी देवरानी, आपका कोई कमरा नहीं है। आपका पति रसोई घर में सोता है, अब से वही आपका कमरा है। बट वाई? आई मीन, राकेश जी भी तो इस घर के बेटे हैं, फिर उनके लिए कोई कमरा क्यों नहीं, जब घर में हर किसी का अपना पर्सनल रूम है तो? क्योंकि हमारे देवर को कभी रूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अभी तुम इस घर में नई नई आई हो ना, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। काजल और नेहा अंजलि को अकड़ दिखाकर चली जाती है। अंजलि को अपनी दोनों जेठानी की अकड़ पसंद नहीं आती और वो देखती है कि उसका पति घर में आते ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम कर रहा है। अपने पति को घर में नौकर की तरह काम करता देखकर अंजलि को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। राकेश, ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? मैं, भाभी, माँ जी सब है ना, हम सब करेंगे ये, आप इसे छोड़िए, मैं कर लेती हूँ सारा काम। अरे नहीं नहीं अंजलि, वैसे भी मैं पहली बार नहीं कर रहा। जब से पापा का बिजनेस डूबा है तब से मैं इसी तरह से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और घर के काम भी। भाभी का काम तो सिर्फ खाना बनाना होता है। राकेश जी, भाभियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि अपने पतियों के कपड़े धोना, घर के बर्तन साफ करना, माँ जी की सेवा करना और आपकी इज्जत करना है। अब से आप इस घर के कोई काम नहीं करेंगे, आप भी बाकियों की तरह बाहर नौकरी करेंगे। आपको इनकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पापा का बिजनेस डूबा तब आपने पापा के साथ काम करके अपने पिता की मदद की और घर चलाया, पर ये सब इन लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? राकेश बेटा, अंजलि बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमसे गलती हुई जो उस समय हमने तुझे पढ़ाया नहीं और घर की जिम्मेदारी तेरे सर पर रख दी, जबकि घर की जिम्मेदारी तो इस घर के बड़े बेटों को उठानी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ। अंजलि आते ही अपने पति को घर के काम करने से रोक देती है और अपने जेठ का ड्राइवर बनने से भी। अंजलि के कहने पर राकेश घर का कोई काम नहीं करता और बाहर जाकर नौकरी की तलाश करता है। ये सब देखकर काजल और नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि से लड़ने लगती है। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? हाँ, भूलो मत, तुम गांव की गवार देहाती हो जिसे हम इस शहर में लेकर आए। अरे तुम्हें तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। माना कि मैं गांव से हूँ, पर आप भी भूलो मत कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और राकेश जी अच्छे लड़के हैं। मैंने राकेश जी से शादी उनकी अच्छाई देखकर की थी, क्वालिफिकेशन देखकर नहीं। और मेरे पति आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, वो घर चलाना भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो घर के काम नहीं बल्कि बाहर जाकर काम करेंगे। एक बात और, अब आपके दिन खत्म हुए, अब आप सब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। और हाँ, धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ आने के बाद कम से कम मुझे राकेश जी के बारे में तो पता चला। अंजलि आते ही अपनी दोनों भाभी और जेठ को सबक सिखाती है। ये देखकर नेहा और काजल को बहुत गुस्सा आता है पर उन दोनों की एक नहीं चलती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अंजलि देखती है कि उसकी दोनों भाभियाँ उसके पति को अपने पतियों का झूठा बचा हुआ खाना निकाल कर दे रही थी। ये देखकर अंजलि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और अपने पति के लिए निकाला हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती है। अंजलि, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना फेंकती की? कोई बात नहीं काजल, इससे जो करना है करने दो। ये नहीं जानती इसने अपने पति का खाना फेंका है, आज इसका पति भूखा रहेगा और क्या। मेरा पति अब कभी भूखा नहीं रहेगा और ना ही वो रात का बचा हुआ खाना खाएगा।
ना ही किसी का झूठा। अब से रसोई घर मैं संभालूंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी। फिर देखती हूँ कि कौन मेरे पति को झूठा और बाकी बचा हुआ खाना खिलाता है। इतना बोलकर अंजलि अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। नेहा और काजल उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर अंजलि इतने गुस्से में होती है कि वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल लेती हैं। धीरे धीरे अंजलि अपने पति को वो सम्मान, वो इज्जत दिलाने लगती है जिसका राकेश पर अधिकार था। समय यूं ही गुजरता है और अब अंजलि कमरा बनाने की बात करती है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से सबकी मजबूरी ही देख रही हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में एक और कमरा बनेगा। आप लोग तो इतने मजबूर है कि पैसे दे नहीं सकते, पर मेरे पति ने इतने पैसे कमा लिए कि हम अपने लिए एक कमरा खुद बना सकें। इसलिए अब हम रसोई में नहीं रहेंगे। ऊपर का पूरा फ्लोर हमारा रहेगा, क्योंकि वो फ्लोर मैं अपने पति की कमाई से बनवा रही हूँ। राकेश, तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको समझा, ऊपर अब कोई फ्लोर नहीं बनेगा और तुम दोनों रसोई में ही रहोगे। भैया, मैं अंजलि को नहीं रोकूंगा। ऊपर फ्लोर बनेगा। अब मेरी अपनी खुद की भी तो फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ किचन में और नहीं रह सकता। अरे वाह, जोरू के आते ही जोरू का गुलाम हो गया, अपने भैया से जुबान लड़ा रहा है। अमित बेटा, तू भी तो जोरू का गुलाम है। अमित, नेहा बहू और काजल, अंजलि बहू ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और भूलो मत, ये घर हम बूढ़े बुढ़िया के नाम है, और वैसे भी इस घर में जितना तुम दोनों भाइयों का हिस्सा है उतना ही राकेश का भी है। अगर वो ऊपर फ्लोर बनाना चाहता है तो इस घर में 3rd फ्लोर बनेगा, क्योंकि अब इस घर में राकेश भी अपनी कमाई देता है। हमने अपने बेटे राकेश के साथ पहले ही बहुत सारी नाइंसाफ़ी कर रखी है, पर अब और नहीं। पहली बार दिलीप अपने बेटे राकेश की साइड लेता है और अपने दोनों बेटों का मुंह बंद कर देता है। अपने सास ससुर को अंजलि और राकेश की ओर देखकर नेहा और काजल भी चुप हो जाती हैं और अपने घुटने अंजलि के सामने टेक देती है, जिसके बाद अंजलि और उसके पति को भी पूरा सम्मान मिलता है और वो लोग भी काजल और नेहा की तरह घर में रहते हैं।